आफ्टरनून। आज हम ईडीडी सेकेंड का अगला लेक्चर देखेंगे, जिसमें थर्ड चैप्टर है आपका एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग ऑफ इंटरनल वायरिंग। तो कुछ चीज़ें हमें जानना बहुत ज़रूरी है, जो कि पहले ही हमने बताया था कि कुछ रूल्स होते हैं इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल, जो आप अपने बुक से पढ़ सकते हो। जैसे बल्ब की छत से ऊंचाई कितनी होगी, स्विच बोर्ड कितनी ऊंचाई पे होगा, तो ये सब चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा, आप सभी के बुक में होगा। अब हम पढ़ते हैं, अगला टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ लाइट पॉइंट्स। स्कीम ऑफ लाइट में हमने बताया था कि कैसे हम लाइट्स को अरेंज कर सकते हैं और कैसे हम नंबर ऑफ लाइट्स निकाल सकते हैं। तो जो लाइट या प्रकाश जिसको आप बोल रहे हो, प्रकाश हम किसके किसके थ्रू देंगे, या तो बल्ब, ट्यूब लाइट, एलईडी, बहुत सी सारी चीजें आपकी लाइट के फॉर्म में। तो ये जो डिपेंड करेगा वो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, लंबाई और चौड़ाई को देखते हुए हम देखेंगे कि कितनी लाइट यहाँ पे चाहिए होगी। अगला है कैलकुलेशन ऑफ फैन पॉइंट। फैन जो है आपके दो टाइप के होते हैं, एक तो आपको हवा लेने के लिए फैन, कूलर, एसी, ये सब अलग चीजें हो गई, और दूसरा एग्जॉस्ट फैन होता है। तो एग्जॉस्ट फैन आपको जहाँ ज़रूरत होती है वहीं पे हम यूज़ करते हैं, लेकिन फ़ैन जो होता है मोस्टली हर जगह हम यूज़ करते हैं। तो जो फ़ैन होता है वो आयतन या वॉल्यूम के अकॉर्डिंग होता है। जैसे 900 mm, 900 mm क्या है, जो प्लेट आपकी फ़ैन की होती है उसकी माप है। ये कहाँ पे यूज़ कर सकते हो आप, 2.5 × 3.5, यानी जो रूम होगा उसकी लंबाई 2.5, चौड़ाई भी 2.5, ऊंचाई जो होगी वो 3.5 होगी। तो इस जगहों पे ये छोटी सी दुकान हुई या छोटा सा एक कमरा हुआ, वहां पे हम इतने माप का फैन यूज कर सकते। तो अब आपका जो एग्जाम पैटर्न हो गया वो किस टाइप का है, ऑब्जेक्टिव टाइप का। तो आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन कि जो प्रकाश होता है वो किस पे डिपेंड करता है, एरिया पे, वॉल्यूम पे, लंबाई पे, चौड़ाई पे। तो आप बता सकते हो एरिया पे। फैन किस पे डिपेंड करता है, आयतन पे। अगला है डिटर्मिनेशन ऑफ सॉकेट आउटलेट। सॉकेट आउटलेट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, क्योंकि आपके घरों की मैक्सिमम चीजें सॉकेट पे ही डिपेंड होती हैं, चाहे वो प्रेस हो, कूलर हो, या आपका मिक्सर ग्राइंडर हो। तो हमें सबसे पहले हम लाइट और फैन के बाद आपको डिसाइड करना होगा कि सॉकेट आउटलेट कहाँ कहाँ पे होनी चाहिए। तो डिपेंड करता है कि कौन सा रूम है, कहाँ पे कितनी सॉकेट चाहिए। जैसे किचन की बात करें तो किचन में हमको सिर्फ एक, अगर आप नॉर्मल सॉकेट, नॉर्मल और पावर सॉकेट, दो सॉकेट होते हैं, एक आपका लाइट फैन सॉकेट बोल सकते हो और दूसरा आपका पावर सॉकेट। इसी के अकॉर्डिंग परिपथ भी दो तरीके के होते हैं सर्किट, एक लाइट फैन सर्किट होता है और दूसरा पावर सर्किट। तो नॉर्मल यानी लाइट फैन सर्किट जो होगा एक चाहिए, जिसमें आप मिक्सर या ग्राइंडर यूज कर सकते हो। पावर सर्किट, एक किचन में आप कम से कम 2 पावर सर्किट लगाइए, अधिक से अधिक आप जितना लगा सकते हो, क्योंकि अब जो है आप हीटर भी यूज कर सकते हो, इंडक्शन भी यूज कर सकते हो, ओवन है, कई सारी चीजें हैं जो पावर पे चलेंगी। तो हम किचन में क्या करेंगे, कम से कम 2 पावर सॉकेट लगाएं। अब बात आ रही है आपकी, मान लीजिए गेस्ट रूम है या आपका डाइनिंग रूम है, तो डाइनिंग रूम में आप नॉर्मल सॉकेट को 3 कर दो और पावर सॉकेट को 1 कर दो। तो इस तरीके से हम आउटलेट ऑफ पावर सॉकेट या सॉकेट का देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे हम लगा सकते हैं और कितने पावर सॉकेट लगा सकते हैं। अगला है कैलकुलेशन ऑफ लोड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी वन लाइन में आ सकता है, सॉरी, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है, दे दिया कि इतने इतने वाट के आपके लोड लगे हैं, टोटल लोड कैलकुलेट करिए। तो जैसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपका अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता तो आपको हर एग्जाम में ये चीजें करनी पड़ती। तो हम एक टेबल बनाएंगे, सबसे पहले सीरियल नंबर, फिर इलेक्ट्रिक पॉइंट या विद्युत बिंदु, फिर है आपका पावर रेट पर वाट, यानी एक बल्ब का या एक फैन का कितना वाटेज है, वो क्वांटिटी या इकाई कितना हम यूज कर रहे हैं, और टोटल पावर।
तो अब सबसे पहले मान लीजिए एक एग्जांपल हमने दिया कि पहले बल्ब हम लिखते हैं 40 वाट का है, 3 120। सेकेंड पे एक और बल्ब हमने यूज किया, बस इस बल्ब का वाटेज कितना है, 60 वाट है। ये भी कितना है, 3 है, 3 नहीं सॉरी 2 ही कर दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, 120 टोटल। अब इसके बाद आप फैन या ट्यूबलाइट, तीसरा ट्यूबलाइट आपका 60 वाट का है, इसको 2 हम यूज कर लेते हैं, 120। चौथा फैन मान लीजिए, फैन कितने का है, ये भी 60 वाट का है, हम 3 ले लेते हैं, 120। एक सॉकेट 5 एम्पियर का, यहाँ 5 एम्पियर लिखना जरूरी है क्योंकि ये लाइट और फैन का है। अगर यही सर्किट आपकी पावर का होता या पावर सॉकेट होता तो आप यहाँ 5 ना लिख के 15 एम्पियर लिखते। चूंकि ये फैन और लाइट के लिए हम यूज कर रहे हैं तो 5 एम्पियर, इसका कितना होगा, इसका 100 वाट। तो ये आपका एक यूज कर रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, 100 वाट। यहाँ पे आप लिख दीजिए टोटल में आपका आ जाएगा, कितना होगा, टोटल कितना हुआ, 640। अब अगर आपको करंट निकालनी होगी तो I इज इक्वल टू कितना होगा, P इज इक्वल टू आपका होता है V इंटू आई। चूंकि V आपका सबको पता है 220 सिंगल फेज है, 230 या 220, तो यहाँ से I इज इक्वल टू P डिवाइड बाई V। टोटल पावर आपको मिल गई है 640 डिवाइड बाई 230। यहाँ पे आप करंट निकाल के रख सकते। नेक्स्ट टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ नंबर ऑफ सर्किट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि सर्किट जब तक हम डिसाइड नहीं करेंगे तब तक हम डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड और सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड नहीं लगा सकते। तो सर्किट को डिसाइड करने के लिए हमारे पास लोड होना चाहिए या पॉइंट्स होना चाहिए। पॉइंट्स क्या है, जो आपके घरों में ये बल्ब यहाँ लगा है, एक बल्ब यहाँ पे एक फैन, ये बल्ब है ये फैन है, यहाँ एक आपने ट्यूबलाइट लगा दिया, तो इसको आप पॉइंट्स बोलोगे। अगर इनके वॉटेज जैसे ये 40 वाट का, ये भी 40 का, ये 60 का, ये 20 वाट का, या आप 40 वाट कर दो, तो ये सबको अगर हम ऐड कर दें तो ये आपका लोड हो जाएगा। तो किसी भी सर्किट को डिसाइड करने के लिए या तो हम पॉइंट्स देखते हैं या हम लोड देखते हैं। तो अगर पॉइंट्स की बात करेंगे तो एक सबसे पहले तो लाइट और जो पावर है इसकी 2 सर्किट होनी चाहिए। फैन, लाइट और पावर 1 वाट का 5 एम्पियर का जो सॉकेट है वो एक ही परिपथ में होना चाहिए। जैसे सबसे पहले पॉइंट क्या है कि लाइट, फैन और पावर सर्किट जो होगी अलग अलग होनी चाहिए, एक ही में आप मिक्स नहीं कर सकते, पैरेलल में चलेगा। एक लाइट और फैन का सर्किट होगा और दूसरा पावर का सर्किट होगा। दूसरा पॉइंट है कि लाइट, फैन और 5 एम्पियर का सॉकेट एक ही परिपथ में होना चाहिए, लेकिन अगर एक आप सर्किट बना रहे हो तो उसमें इन तीनों को मिला के कुल पॉइंट्स कितने होने चाहिए, 10, और साथ ही साथ आपका लोड कितना होना चाहिए, 800 वाट से अधिक नहीं। एक सर्किट में पॉइंट 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए और 800 वाट से लोड ज्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा, पावर सर्किट में आपका टोटल लोड आपका 3000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए और 15 एम्पियर का 2 सॉकेट से अधिक सॉकेट नहीं होना चाहिए। ठीक है। दूसरी चीज ध्यान रखिएगा कि अगर मान लीजिए हमारे पास टोटल 9 पॉइंट्स हैं,
और हमको वाट कितना मिल रहा है, टोटल 800 वाट। तो आप सर्किट में, पहली सर्किट में सिर्फ 9 ही पॉइंट रखेंगे। अगर आपका वाटेज 600 आ रहा है और पॉइंट 10 हो रहा है तो आप टोटल 10 पॉइंट रखेंगे। तो ध्यान रखिएगा, हम कहना क्या चाह रहे हैं कि 800 से ज्यादा होना नहीं चाहिए और पॉइंट 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो कोशिश हम करेंगे कि 10 पॉइंट के साथ साथ हमें 800 वाट भी मिले और 800 वाट के साथ साथ हमें 10 पॉइंट भी मिले। तो दोनों को बैलेंस करके चलना होगा। अगर आपका 9वीं पॉइंट पे आपके 800 वाट कंप्लीट हो गए तो आप सर्किट में और एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं ऐड करोगे। अगर आपके 10 पॉइंट पे 600 वाट हो गए तो अब भी आप एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड नहीं करोगे या एक्स्ट्रा लोड आप ऐड नहीं करोगे। हाँ, यहाँ पे ऐसा कर सकते हो कि इन 10 पॉइंटों में इनका लोड बढ़ा के 800 तक कर सकते हो, बट पॉइंट आप इसमें नहीं बढ़ा सकते। तो जब भी हम सर्किट बनाते हैं कोशिश करते हैं कि एक सर्किट में सब सर्किट बना दें। जैसे यहाँ पे 5 पॉइंट दे दें, यहाँ पे अगर 9 है तो यहाँ पे 4 पॉइंट दे दें। दो सब सर्किट होने का फायदा क्या होगा कि अब इसमें अगर भविष्य में हमको पॉइंट्स बढ़ाने होंगे तो आप 5 पॉइंट दिए हो, यहाँ पे इजिली 5 और पॉइंट बढ़ा सकते हो। नहीं तो आप 6 पॉइंट का कर दो, इसे 2 पॉइंट का कर दो या 4 पॉइंट का कर दो। ऐसे कर देने से आप भविष्य में पॉइंट बढ़ा सकते हो, घटाने को तो घटा सकते नहीं, या लोड निकाल दो, आपका पॉइंट नहीं यूज होगा। तो ये हुआ आपका कि आप नंबर ऑफ सर्किट कैसे डिसाइड करोगे। तो हमारे पास 2 सर्किट होगी, एक लाइट और फैन की सर्किट, एक पावर सर्किट होगी। पावर सर्किट में सिर्फ आपका, चूंकि हम घरों में यूज कर रहे हैं तो मोटर वगैरह चलाना नहीं है, हमें सिर्फ हीटर, गीजर इन्हीं सब चीजों को चलाना है। तो हमारे पास क्या होगा, सिर्फ पावर सर्किट, पावर सॉकेट होगा, जो कि कितने का होगा, 15 एम्पियर का। ये 3000 से ज्यादा लोड नहीं रख सकते एक सर्किट में, और दो सॉकेट से ज्यादा सॉकेट नहीं रख सकते। नेक्स्ट टॉपिक है रेटिंग ऑफ मेन स्विच बोर्ड। मेन स्विच बोर्ड क्या होता है कि हमने एक इससे पहले के टॉपिक में एक टॉपिक आपको बताया था कि लोड कैसे हम डिसाइड करेंगे कि टोटल लोड कितना है। तो हम टोटल लोड मान लीजिए 1000 निकालते हैं और इसको अगर हम डिवाइड कर दें 250 या 220 या 230, जितना आपको अनुमान आपने लगाया है या कितना, अब तो आपका जो वोल्टेज है 230 का है, तो हम 230 से डिवाइड कर देंगे तो जो टोटल करेंट आएगी इसी टोटल करंट के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि मेन स्विच बोर्ड कितने रेटिंग का होगा। अब मेन स्विच बोर्ड डबल पोल आईसी हो सकता है, ट्रिपल पोल, अगर सिंगल फेज है तो डबल पोल, 3 फेज है तो ट्रिपल पोल, अगर 3 फेज 4 वायर है तो टीपीएन न्यूट्रल, इस टाइप का होगा। और जो मेन स्विच बोर्ड होगा वो 2 चीजों पे डिपेंड करेगा, एक तो करंट रेटिंग और वोल्टेज रेटिंग। वोल्टेज रेटिंग कितना है और करंट रेटिंग कितना है उसके अकॉर्डिंग, यानी जब हम डीपीआईसी स्विच या मेन स्विच लिखते हैं तो 32 एम्पियर, या आपका मान लीजिए टोटल ये आ रहा है 4.5, तो आप मैक्सिमम 5 एम्पियर वोल्टेज 230 वोल्ट डीपीआईसी जो भी स्विच बोर्ड होगा, मेन स्विच बोर्ड, हम इस तरीके से लिखेंगे। अगला हमारा है रेटिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब मेन स्विच बोर्ड होगा, मेन स्विच बोर्ड से डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड निकलेगा। अब यहाँ से इधर से भी आप निकाल सकते हो, यहाँ से भी, जिधर से आपको इजी लगे या कम से कम वायर लगे वहां से आप मेन डिस्ट्रीब्यूशन सब। अब ये मेन बोर्ड था, अब ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होगा, इसके बाद सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होगा, फिर आपके स्विच बोर्ड स्टार्ट होंगे। स्विच बोर्ड में भी आपका एक सर्किट होगा, मेन सर्किट, इस सर्किट से सब सर्किट निकलेगा, जो कि हमने बता दिया है कि एक सर्किट में कम से कम 10 पॉइंट
सॉरी 10 पॉइंट से अधिक नहीं और 800 वाट से भी अधिक नहीं होना चाहिए लाइट और फैन के लिए। तो रेटिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड ये वे पे, नंबर ऑफ वे पे डिपेंड करता है कि कितने इसके रास्ते होंगे। अब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है तो इसका सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड निकलेगा, 3 वे है या 4 वे है या 5 वे, तो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ वे, कितने मार्ग हैं। दूसरा करंट रेटिंग और लाइन वोल्टेज कितना है इसका। तो लाइन वोल्टेज बेसिकली अगर सिंगल फेस है तो 230 होगा, आप देख सकते हो। अब इसके बाद है साइज ऑफ स्विच बोर्ड। अब आपका स्विच बोर्ड आएगा तो स्विच बोर्ड आप जानते हो कि एक स्विच बोर्ड पे आपके कई सारे स्विचेस होती हैं। इसके अलावा पहले आप देखते हो कि इतना बड़ा रेगुलेटर होता था, अब आप ध्यान दिए होगे तो छोटा सा रेगुलेटर आ रहा है। तो चूंकि बड़ा होता था तो स्विच, जितनी चीजें आप स्विच बोर्ड पे अरेंज करोगे स्विच बोर्ड की माप उतना ही बढ़ता जाएगा। तो अब जब इसकी जगह एक छोटा सा रेगुलेटर आ गया, फैन रेगुलेटर, तो अब सर्किट बोर्ड की साइज और छोटी हो गई, सिर्फ यहाँ पे स्विचेस, एक रेगुलेटर। तो डिपेंड करेगा कितने स्विच है, कितना सॉकेट है और रेगुलेटर कितना लगा रखे हो, उसके अकॉर्डिंग हम स्विच बोर्ड की माप को देखेंगे। और ये माप 10 सेंटीमीटर गुणे 18 सेंटीमीटर से लेके 45 से 60 के बीच में आपको विभिन्न मापों में मिल जाएगा। अगला है साइज ऑफ कंडक्टर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, साइज ऑफ कंडक्टर, क्योंकि जो कंडक्टर होगा वो डिपेंड करेगा कि कितनी करंट आपको ले जानी है, फैन के लिए, लाइट के लिए, पावर के लिए। तो जो आपका कंडक्टर है वो डिपेंड करेगा मोस्टली करंट पे। तो यहाँ पे 3 चीजें आपको देखनी होगी। रूल ऑफ मिनिमम साइज, हम कोशिश करेंगे कि कम से कम साइज का कंडक्टर यूज करें बट उसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी बेस्ट हो, उसका जो तनन सामर्थ्य है वो भी बेटर हो। तो रूल तो होना चाहिए कि वो मिनिमम साइज का कंडक्टर हो, लेकिन क्वालिटी उसकी क्या होनी चाहिए, बेटर होनी चाहिए। तो अगर हम कॉपर यूज करेंगे तो कॉपर कंडक्टर जो होगा, अगर एरिया देखोगे आप तो 0.96 mm² का होना चाहिए, या हम 1/1.2, मतलब एक कंडक्टर में एक ही रेशा होगा, एक ही सब कंडक्टर होगा और इसका डायमीटर कितना होगा 1.2। ये कॉपर के लिए होगा। एल्युमिनियम के लिए 1/1.40 mm और एरिया जो होगी 1.5 mm² होगा। ये तो आपका लाइट और फैन के लिए हुआ। पावर सर्किट जो होगी, पावर सर्किट 3/0.915 का मतलब कि एक कंडक्टर में 3 सब कंडक्टर होंगे और तीनों का जो डायमीटर होगा वो 0.915 mm होगा। इसके बाद करंट कैरिंग कैपेसिटी, क्योंकि जो कंडक्टर होता है वो डिपेंड करता है करंट कैरिंग कैपेसिटी पे कि कितना वो करंट ले जा रहा है। तो हमें उस कंडक्टर का चयन करना होगा जिसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी बेस्ट हो या वो सतत करंट को प्रवाहित करे, उसमें कोई रुकावट या कोई टूट फूट ज्यादा ना आए। अगला है वोल्टेज, कम से कम वोल्टेज ड्रॉप होना चाहिए। तो इसके 2 चीजें हैं। एक है आपका कि पॉइंट का मतलब कि जो बल्ब है या फैन है आपका, ये बल्ब और फैन, यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होना चाहिए लाइट और फैन में 2% +1। पहले इसका 2% निकालिएगा, फिर उसमें +1 करिएगा। ये लाइट और फैन के लिए, पावर के लिए 5% होगा। तो क्वेश्चन पूछ सकता है आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में कि जो पॉइंट पे वोल्टेज ड्रॉप होगा लाइट और फैन में वो कितना %, तो 2% +1, और जो पावर सॉकेट पे होगा या पावर पॉइंट पे होगा वहां पे 5%। नेक्स्ट टॉपिक है आपकी इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। मीन्स हम इंटरनली इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो सबसे पहले आपका एनर्जी मीटर होता है जहाँ पे आप पोल से ला के अपना कनेक्शन देते हो। अब ये एनर्जी मीटर डिपेंड करता है टोटल कितने लोड का कनेक्शन है, उसके अकॉर्डिंग वो करंट देता है। अब यहाँ से आपका बनता है मेन
बोर्ड। मेन बोर्ड के बाद आपका होता है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के बाद होता है सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। तो इन्हें लगाने का हमारे पास दो मेथड है। एक पुराना मेथड जिसको हम डी सिस्टम बोलते हैं और जो आज के टाइम पे प्रचलित है या जो आज के टाइम पे हम यूज करते हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड सिस्टम है। ट्री सिस्टम में क्या होता था कि एक लाइन में हम फेज और न्यूट्रल को जंक्शन पॉइंट पे जंक्शन बना देते थे। ये ज्वाइंट बॉक्स इसको बोलते हैं। ज्वाइंट बॉक्स से कनेक्ट कर देते थे। एक लाइन न्यूट्रल का और एक फेज का होता था और यहाँ से जैसे ये मान लीजिए पेड़ है, पेड़ की शाखाएं ऐसे निकली होती हैं, उसी तरीके से एक एक ब्रांचेस निकाल के हम लोड को कनेक्ट कर लेते थे। जैसे ये न्यूट्रल। और दूसरी चीज, अगर फेज और न्यूट्रल ना लिखा हो तो आप कैसे पहचानोगे कि कौन सा फेज है और कौन सा न्यूट्रल? तो जहाँ पे इस तरीके का सिंबल बना होता है इसे हम फ्यूज बोलते हैं। तो फ्यूज जहाँ पे लगा होगा वो फेज होगा और ये जो होगा आपका लिंक होता है, लिंक जहाँ पे लगा होता है वो न्यूट्रल होता है। तो एक वायर हमने लिंक न्यूट्रल से लिया और एक फेज से लिया। फेज हम हमेशा स्विच को देते हैं और न्यूट्रल हमेशा हम लोड को देते हैं। तो यहाँ से न्यूट्रल लोड को कनेक्ट कर दिया और फेज स्विच को कनेक्ट कर दिया और स्विच और लोड का एक कनेक्शन इंटरनली कनेक्शन दे दिया। तो जैसे ही हम स्विच बंद करेंगे ये करंट यहाँ से फ्लो होगी और बल्ब आपका जलेगा या फैन चलेगा। तो ये एक तरह से पेड़ की शाखाओं की तरह, और आप चाहो तो आगे जंक्शन बढ़ा दो और वहां से ट्री की तरह निकालते जाओ। इसकी कमी क्या होती थी, अगर मान लो इसमें अगर कोई फॉल्ट आ गया तो आगे करंट फ्लो नहीं होगी और आगे का जो आपका बल्ब, फैन या जो भी सब सर्किट होगी वो बंद हो जाएगी, ऑपरेट नहीं होगी। तो पूरे सिस्टम को ये डिस्टर्ब करेगी। इसे चलाने के लिए पहले हमें इसका मेंटेनेंस करना होगा तब प्रॉपरली चलेगी। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में क्या है कि एक फेज है, न्यूट्रल है, यहाँ से तीन हमने फेज निकाल दिया, तीन वायर हमने निकाल दिया और यहाँ से तीन न्यूट्रल निकाल दिया। ये आपका मेन सर्किट हो गया। अब ये सब सर्किट हो गया। यहाँ से एक हमने इसे लोड दे दिया और एक इसको दे दिया। अब अगर मान लीजिए इसमें कोई फॉल्ट आ भी गया तो ये किसी और को नहीं डिस्टर्ब करेगी, इसमें करंट जीरो हो जाएगा, बाकी दोनों में आपका करंट फ्लो होता रहेगा। तो इसका जो बेनिफिट है कि अगर एक सर्किट डिस्टर्ब होती है तो वो दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेगी। आप इजीली अदर शेष जो सर्किटें हैं उन्हें आप चलाते रहिए और इसका आप मेंटेनेंस कर सकते हो। अगला है मेथड ऑफ वायरिंग। अब वायरिंग के भी दो मेथड होते हैं। एक होता है जंक्शन या ज्वाइंट बॉक्स मेथड और दूसरा होता है लूप इन मेथड। ये मेथड ज़्यादा ही आज प्रचलित है आज के टाइम में। पहले इसे यूज किया जाता था। ये भी सेम इसी की तरीके से है कि हम एक न्यूट्रल और फेज को जंक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं या जंक्शन में जोड़ते हुए आगे ले चलते हैं और यहाँ से पेड़ की शाखाओं की तरह इस जंक्शन से हमने फेज लिया और इस जंक्शन से हमने न्यूट्रल लिया। इसको अगर एक कोई खराब होगा तो इसके आगे वाला वर्क नहीं करेगा। लूप इन में क्या करते हैं ये हमने अभी आपको बताने के लिए छोड़ रखा है। लूप इन में जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसी तरीके से यहाँ पे दो वायर हमने निकाला। ये न्यूट्रल के लिए है ज्ञान और ये फेज के लिए है। फेज पे हमने क्या लगा रखा है, फ्यूज। तो न्यूट्रल हमेशा हम किसको, ये आपके लोड है या इसको आप पॉइंट्स बोल सकते हो, ये आपके स्विचेस हैं। तो हम स्विच को हमेशा किससे कनेक्ट करेंगे, फेज से। फेज को लूप इन मेथड से, तो यहीं से एक और लूप निकालेंगे अगले स्विच के लिए, फिर यहीं से एक लूप निकालेंगे इस स्विच के लिए। अगर आगे स्विच होता तो फिर हम लूप इन करते, बट स्विच नहीं है। अब इसको इससे कनेक्ट करेंगे। स्विच को थोड़ा ओपन रखिए क्योंकि ड्राइंग जो होती है ओपन, नॉर्मली ओपन बनाई जाती है। इस स्विच को इससे इस लोड को इससे कनेक्ट करेंगे और इस लोड को इससे, ताकि जैसे ही हम स्विच बंद करें करंट यहाँ से फ्लो होने लगे। अब यहाँ पे
पे न्यूट्रल को हम सीधे कहाँ लाएंगे, लोड में। हमें अगर यही सॉकेट होता, 3 पॉइंट वाला सॉकेट होता, तो फेज हम यहाँ पे देते, यहाँ से लूपिंग करते और न्यूट्रल को हम यहाँ लाते, वापस लोड में ले जाते। लेकिन चूंकि सॉकेट है नहीं, सिर्फ स्विचेस हैं, तो यहाँ से हम इसको निकाल के आगे, फिर ये आपका लूप इन मेथड है। इस मेथड के थ्रू ही हम स्विचेस को वायरिंग के थ्रू कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सिलेक्शन ऑफ टाइप ऑफ वायरिंग। वायरिंग में क्या क्या चीजें होनी चाहिए या सेलेक्टिविटी हमारी क्या होनी चाहिए वायरिंग के लिए। तो पहला है ड्यूरेबिलिटी, यानी टिकाऊपन। हम जो वायरिंग करेंगे वो टिकाऊ होनी चाहिए या उसमें तुरंत फॉल्ट नहीं आने चाहिए, इस तरीके की वायरिंग होनी चाहिए। इसके लिए हमें वायर जो होना चाहिए बेस्ट क्वालिटी का होना चाहिए। वायर के साथ साथ आपका क्या होगा, जो होल्डर होंगे या राउंड ब्लॉक होंगे, इन सब चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना होगा कि इनकी क्वालिटी बेटर होनी चाहिए, या जो हम कंड्यूट यूज़ कर रहे हैं वो बेटर होना चाहिए, ताकि हमारा जो वायरिंग है वो ड्यूरेबल हो या टिकाऊ हो। अगला है सेफ्टी। सारी चीज़ें होने के साथ साथ सेफ्टी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर सेफ्टी नहीं होगी तो जगह जगह के करंट फ्लो होंगे, जिससे दुर्घटनाएं होने के चांसेस बढ़ेंगे। तो हमारा दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है कि सेफ्टी होनी अनिवार्य है। अगला है अपीयरेंस। अपीयरेंस का मतलब दर्शनीयता है, कि जो हमने वायरिंग कर रखी है वो देखने में सुंदर हो। पहले क्या होता था कि वायर घरों में ऊपर से जाते थे, सीलिंग पे जगह जगह दिखाई देते थे। केसिंग केपिंग की अगर बात की जाए तो एक लकड़ी होता था, इस पे वायर जाते थे और ऊपर से इसको ढक दिया जाता था। बट अब क्या है कि सतह के अंदर या आपके फर्श जो प्लास्टर होते हैं उनके अंदर से की जाती है, जिससे आपको कहीं पे भी वायर, कंड्यूट या केसिंग केपिंग नहीं दिखता है, जिससे आपको लगेगा ही नहीं कि इस घर में वायरिंग की गई है। सिर्फ लोड और फैन दिखेंगे, यानी बल्ब, लाइट, बोर्ड, यही सब दिखेंगे। तो ये देखने में सुंदर लगे, इस टाइप की वायरिंग होनी चाहिए। कॉस्ट, सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए जो भी वायरिंग आप कर रहे हैं उसकी जो कॉस्ट होनी चाहिए, बजट जो आना चाहिए वो कम से कम आना चाहिए। एक्सेसिबिलिटी, परिवर्तनीय। अभी हमने बताया कि जो हम सब बोर्ड लगाएंगे, स्विच बोर्ड, उसको इस तरीके से अरेंज करेंगे कि भविष्य में अगर हमें और भी लोड ऐड करना होगा तो इजीली हम ऐड कर सकें। तो जो हम वायरिंग करेंगे उसको ऐसा बनाएंगे कि भविष्य में उसको परिवर्तित किया जा सके या नए लोड या पॉइंट्स ऐड किए जा सकें। मेंटेनेंस करने के लिए सारी सुविधाएं होनी चाहिए, प्रॉपर मेंटेनेंस होना चाहिए। लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पॉइंट मीन्स जो इलेक्ट्रिक पॉइंट लगे हुए हैं वहाँ हम इजीली पहुँच सकें। तो जो पॉइंट्स हैं उनको उतने ही स्थान पे लगाने चाहिए जितना कि आपके इलेक्ट्रिकल रूल में इलेक्ट्रिसिटी इंडियन रूल में दिया गया है, उसी के अकॉर्डिंग आपको लोकेट करना होगा। तो आप आगे यही कहूँगी कि जो आपका इस साल का पैटर्न है, एग्जाम पैटर्न, वो चेंज हो गया है, ऑब्जेक्टिव टाइप हो गया है। तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। आप थियरी पढ़िए, थियरी से ही क्वेश्चन आएगा। जैसे अगर इस टॉपिक में बात करें तो आप इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल मोस्टली पढ़िएगा, क्योंकि आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि अगर छत की ऊंचाई 4 मीटर है तो आप बल्ब को कहाँ पे लगाओगे या सीलिंग छत से कितनी दूरी छोड़ोगे। तो होता क्या है कि अगर 4 से ऊपर है, 4 मीटर से ऊंचाई अधिक है छत की, तो हम 3.5 मीटर ऊपर से हम छोड़ देते हैं, या सीलिंग से कितना हम ले जा रहे हैं। स्विच बोर्ड आपका फर्श से कितनी ऊंचाई पे है, 1.5, 1.25। तो अगर आपको पता है तो ऑप्शन दिया होगा 1.5, 1.25, 2.5, 2.25। तो फर्श से स्विच की ऊंचाई कितनी होगी, 1.25 या 1.5। तो अगर आप ये इलेक्ट्रिसिटी रूल पढ़े होगे तो आप इजीली इस क्वेश्चन का
आंसर दे सकते हो, यही होता है 1.25। डिस्ट्रीब्यूशन लोड कितना होगा, 1.5 होगा। तो इस तरीके से और भी जितना अब तक हमने पढ़ा है, लोड दे देगा कि लाइट आपका जो है, लाइट एक बल्ब है, बल्ब जो है आपका 40 वाट का है, फैन जो है आपका 60 वाट का है, बल्ब 3 है, लाइट फैन जो है वो आपके 2 हैं, और ये 4 घंटे तक कंटिन्यू चल रहे हैं। तो टोटल पावर निकालिए, एनर्जी आप निकाल सकते हो कितनी यूनिट की खपत हो रही है, या टोटल लोड पूछ दिया तो आप मल्टीप्लाई करके टोटल लोड निकाल सकते हो। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको थियरी बहुत ही अच्छे से पढ़ना होगा। जो चीज़ ना आए उसे आप कमेंट के थ्रू पूछते रहिए, और ज़्यादा दिक्कत होगी तो आप कमेंट करिए, ताकि हम क्या करेंगे कि हर चैप्टर के 15 से 20 ऑब्जेक्टिव बना के आपको दे दें। तो थैंक यू, शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।